यानी अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा, पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा। और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? कारण यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, उसके पास परमाणु बम है। जो अभी अरब इस्लामिक नेशंस की मीटिंग हुई थी जिसमें 52 नेशन शामिल थे, जो या तो अरब नेशंस थे या इस्लामिक नेशंस थे, इनमें अकेला पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास एटम बम है। क्या मोदी की विदेश नीति की एक और बड़ी हार हो गई है? अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा झटका दिया है जिससे मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया तक हलचल मच गई है। दरअसल कल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन किया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अगर एक पर हमला तो दोनों पर। न्यूक्लियर पाकिस्तान की ताकत अब सऊदी अरब की ढाल बनेगी। और भारत विदेश मंत्रालय ने कहा, हम पहले से जानते थे, अब स्टडी करेंगे इसका असर क्या होगा। लेकिन टीएमसी के साकेत गोखले बोले, ये मोदी की वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेसी की हार है। भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए और मोदी जी की जो पूरी सियासत रही है, खासतौर पर मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, इन इलाकों में जो पहल कर रहे थे और इस तरह का संदेश दे रहे थे कि अब ये तमाम ममालिक जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो सब धराशायी हो गया। बिल्कुल एक इस पैक्ट में जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ है, हालांकि दोनों के बीच ऐसा नहीं कि पहले संबंध नहीं थे, दोनों के बीच में सुरक्षा ताल्लुकात पहले से थे। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सैनिक अभ्यास करते थे। पाकिस्तान सऊदी अरब के सैनिकों को प्रशिक्षण भी देता था। कि 80 इस्लामिक देशों ने एक मीटिंग की और उसमें यह बात चली कि हमें नाटो जैसा एक सुरक्षा तंत्र बनाना चाहिए। अब वो देखिए, पाकिस्तान उसका मेन प्रोपोनेंट है, पाकिस्तान और तुर्की, ये दो ज्यादा इसको फोर्स कर रहे हैं, और सऊदी अरब और ईरान है। तो ये एक नया गठजोड़ जो बन रहा है, ये एक और बड़ा सबक बनने वाला है भारत के लिए। जो सबसे बड़ी खबर है और खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है, वो ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है और ये डिफेंस डील है। अगर इस डील को समझना है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन सलमान का एक ट्वीट है, और खालिद बिन सलमान के बारे में जिन लोगों को नहीं पता हो बता दूं कि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं। उनका एक ट्वीट है, उसको जरा सा देख लीजिए। उसमें वो लिखते हैं, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। अगर कोई भी हम में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन मानेगा। यानी अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा, पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा। और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। इसके ढेर सारे पहलू हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर गजा की तरफ चलूंगा, ईरान की खबरें हैं और बाकी सब खबरें भी आपको बताऊंगा। इसका एक पहलू तो यह है कि इजराइल के खिलाफ अब जो अरब नेशंस हैं केवल अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अभी तक चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे जो भी ऐसी कंट्री हो, बहरीन हो, जो बहुत ज्यादा खुद को अमेरिका के नजदीक समझती थी, जिसको यह लगता था कि हमारे ऊपर तो कोई खतरा है ही नहीं, हम पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका संभाल लेगा। दोहा पे इजराइल ने जो अटैक किया है उसके बाद उनके दिमाग में यह चीज बहुत क्लियर हो गई है कि अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो अमेरिका नहीं संभालेगा। कोई और अगर अटैक करता है, ईरान अगर अटैक कर दे सऊदी अरबिया के ऊपर, अगर इराक कर दे, तब तो अमेरिका आएगा। लेकिन अगर इजराइल कभी यह फैसला करे कि वो सऊदी अरबिया पर अटैक करने वाला है, और यह बात इम्प्रॉबेबल नहीं है, यह बात नामुमकिन नहीं है, अब मुमकिन है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो तो इन सारे मुल्कों के अंदर तक जाता है, जॉर्डन के भी, सऊदी अरबिया के भी और दूसरे अरब मुल्कों के भी। अब दूसरा सवाल कि पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? कारण यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, उसके पास परमाणु बम है। जो अभी अरब इस्लामिक नेशंस की मीटिंग हुई थी जिसमें 52 नेशन शामिल थे, जो या तो अरब नेशंस थे या इस्लामिक नेशंस थे, इनमें अकेला पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास एटम बम है। तो इजराइल को सीधी धमकी सऊदी अरबिया ने दी है कि अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे और तुम्हारे पास एटम बम है जिसके भरोसे तुम हमें डराओगे, तो हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं अगर तुम हम पर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो। बेसिक तो इसका यह है। सऊदी अरबिया ने किया तो इसी बात के लिए समझौता है, लेकिन समझौता सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाता।
अगर दो मुल्कों के बीच में समझौता हुआ है तो केवल एक मुल्क का फायदा नहीं देखा जाएगा, यह भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान इससे क्या हासिल करना चाहता है। आप जानते हैं अरब कंट्रीज से इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब भी जाते हैं, यूएई जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं तो गले वले लगने की बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। लेकिन इजराइल के साथ हिंदुस्तान जिस तरह से खड़ा हुआ है, जिस तरह से अभी इजराइल का सबसे बदनाम मंत्री जो है इस्मारिच इंडिया में आया और ट्रेड डील साइन की, उस समय जब ईयू से लेकर तमाम सारी दुनिया इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते तोड़ रही है। मैं अभी आपको बताऊं, अमेरिका की एक कंपनी है, उस कंपनी ने अभी अपने ट्रेड के जो रिश्ते हैं, तिजारती जो रिश्ते हैं इजराइल के साथ, वो तोड़ दिए हैं। स्पेन ने तोड़ दिया है, ईयू धमकी दे रहा है कि इजराइल के साथ हम ट्रेड रिश्ते तोड़ेंगे। जिसके बाद इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन बीते हैं, 3 या 4 दिन बीते हैं, जब नेतन्याहू ने कहा था कि हम सारी दुनिया में अकेले पड़ते जा रहे हैं, आइसोलेशन हमारा हो रहा है और स्पार्टा की तरह हमको लड़ना होगा। वो ये भूल गया था कि स्पार्टा हार गया था। खैर, जब सारी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है इजराइल, यहां तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी वोटिंग होनी है सीज फायर और बाकी सारी चीजों को लेकर, और खबरें आ रही हैं कि इस बार अमेरिका के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति गया हुआ है इंग्लैंड में और वहां खबर चल गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लौटने के बाद इंग्लैंड फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे देगा। और उस अमेरिका के ऊपर उसके सारे दोस्तों का लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि इस बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तुमको सीज फायर पर वोट करना पड़ेगा। वो करता है नहीं करता है वो देखने वाली बात होगी। जब ऐसा माहौल बना हुआ है, सारी दुनिया में इजराइल आइसोलेट हो रहा है, उस समय हिंदुस्तान जाकर इजराइल के साथ समझौता कर रहा है। इसका असर सीधे सीधे जो मैं लगातार कह रहा हूं सऊदी अरबिया, कतर या बाकी सारे नेशंस पे यह पड़ता है कि वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। जब मामला इजराइल का हो तो वो हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनको यह भरोसा नहीं है कि इजराइल से अगर कोई जंग होती है, इजराइल अगर कोई हमला करता है तो हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया और पाकिस्तान के साथ इस समझौते का मतलब बहुत साफ है कि अब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग होती है तो सऊदी अरबिया, जो अब तक दोनों को शांत कराने में, दोनों से बैलेंस कराने में, बराबरी की दोस्ती निभाने में लगा हुआ था, वो अब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की मोहब्बत में खड़े खड़े एक ट्रेडिशनल दोस्त को, एक पुराने दोस्त को दुश्मन अगर ना भी बनाया है तो अब उस तरह का दोस्त नहीं रहने दिया है। तो पाकिस्तान की ताकत यहां से बढ़ती है कि एक तो सऊदी अरबिया से उसको पैसे मिल सकते हैं, उसका जो आर्थिक संकट है उसमें वो पैसे काम आएंगे। पैसों के लिए अब वो सिर्फ अमेरिका या बाकी मुल्कों के पास नहीं जाएगा, चाइना के पास केवल नहीं जाएगा, सऊदी अरबिया से भी अब उसको पैसे मिल सकते हैं। और दूसरी बात कि कश्मीर के इशू पर अभी तक सऊदी अरबिया का जो अप्रोच रहा है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बराबर का रहा है। अब जब यह समझौता हो गया उसके बाद क्या सऊदी अरबिया कश्मीर पर अप्रोच बदलेगा? क्या भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई होगी तो सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ वैसे ही खड़ा हो जाएगा जैसे टर्की या अजरबैजान जैसे मुल्क खड़े हुए थे? ये एक बड़ा सवाल है जो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने होगा। भारत के जब विदेश प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी है और हम सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल के साथ खड़े होने का जो मैसेज जा रहा है, जो भारत से फर्जी अकाउंट चल रहे हैं, जो दिन रात स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं, उनके चलते हम एक के बाद एक अपना दोस्त खोते जा रहे हैं और यह बेहद खतरनाक है। क्या मोदी की विदेश नीति की एक और बड़ी हार हो गई है? अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा झटका दिया है जिससे मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया तक हलचल मच गई है। दरअसल कल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन किया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अगर एक पर हमला तो दोनों पर। न्यूक्लियर पाकिस्तान की ताकत अब सऊदी अरब की ढाल बनेगी। और भारत विदेश मंत्रालय ने कहा, हम पहले से जानते थे, अब स्टडी करेंगे इसका असर क्या होगा। लेकिन टीएमसी के साकेत गोखले बोले, ये मोदी की वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेसी की हार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाक सऊदी का गठजोड़। उन्होंने कहा कि इसी बीच बीजेपी मोदी के पीआर स्टंट जैसे बुर्ज खलीफा पर मोदी का जन्मदिन फोटो मनाने में लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
मोदी की डिप्लोमेसी की नतीजा क्या निकला, हासिल क्या हुआ, ये एक और हार है। उसका नतीजा हुआ 0। और पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये समझौता कैसे बनेगा भारत के लिए थ्रेट, ये खतरा। तो चलिए आज इसी विदेश नीति और डिप्लोमेसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, ये तो बड़ी खबर है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक पर हमला दूसरे पर हमला हो जाएगा। क्या कहेंगे सर पूरी खबर पर? पहले तो बिल्कुल आपने ठीक कहा अंकुर जी की मोदी सरकार इसको डाउन प्ले कर रही है, ऐसे जता रही कि जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बड़ा झटका है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए। और मोदी जी की जो पूरी सियासत रही है, खास तौर पर मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, इन इलाकों में जो पहल कर रहे थे और इस तरह का संदेश दे रहे थे कि अब ये तमाम ममालिक जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो सब धराशायी हो गया। बिल्कुल एक इस पैक्ट ने जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ है, हालांकि दोनों के बीच ऐसा नहीं कि पहले संबंध नहीं थे, दोनों के बीच में सुरक्षा ताल्लुकात पहले से थे। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सैनिक अभ्यास करते थे। पाकिस्तान सऊदी अरब के सैनिकों का वो प्रशिक्षण भी देता था। लेकिन उसमें ये जो क्लास उभर कर आया है कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब किसी में से एक पर हमला हुआ तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत की भिड़ंत होती है तो सऊदी अरब फिर किनारे खड़े होकर देखता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, वो भी पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप बड़े फलक पर देखिए। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी बहुत अच्छी साझेदारी कर रखी है सुरक्षा के मामले में और आर्थिक स्तर पर भी। उधर डोनाल्ड ट्रंप कितने मेहरबान हैं हम ये लगातार देख ही रहे हैं, पूरी तरह से मेहरबानी उन पर बरसा रहे हैं। और तीसरा एक क्षेत्रीय ताकत जो आर्थिक महाशक्ति है इस इलाके की, कहना चाहिए पेट्रो डॉलर के बलबूते पर, वो अब पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट के साथ बंध रही है। इसमें आर्थिक और रणनीतिक दोनों चीजें शामिल हो गई। तो अब ये जो पाकिस्तान ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया है, एक ऐसा डिटरेंस खड़ा कर लिया है जिसमें भारत के लिए अब आसान नहीं होगा कि आपने तय कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमला शुरू कर दिया। अब आपको और भी कई बार सोचना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं तो आप चीन से भी लड़ने जा रहे हैं, सऊदी अरब से भी लड़ने जा रहे हैं, और तुर्की या टर्की तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व। तो इतना बड़ा एक सुरक्षा कवच अब पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान को जब ये सुरक्षा कवच मिल गया है तो उसके इरादे, उसके मंसूबे कितने बढ़ जाएंगे और किस किस तरह से वो भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, ये समझना मुश्किल काम नहीं है। तो एक तो ये पहलू हुआ इसका। जी, आप सबसे पहले सवाल कर लीजिए। सवाल ये था कि सऊदी अरब तो भी भारत का बड़ा खास दोस्त है, क्या आपको लगता है कि वहां पर वो सैनिक उतार देगा पाकिस्तान के लिए हमारे खिलाफ? कुछ भी संभव है। देखिए, खास दोस्त किस मायने में है, कुछ और डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूं। ये मैं इसी पर आ रहा था। असल में जो मध्य पूर्व में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं हाल के दिनों में, उन पर नजर डालनी चाहिए आपको। एक, जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, कतर पर हमला किया, और खासतौर पर कतर पर हमला किया जहां पर अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, और अमेरिका ने वो हमला होने दिया। इसकी वजह से सऊदी अरब को ये लगा कि अगर इजराइल ने कभी सऊदी अरब पर हमला किया तो अमेरिका बचाने नहीं आएगा, जबकि सऊदी अरब में भी अमेरिकी अड्डे हैं। तो सऊदी अरब या दूसरे जो अरब मुमालिक हैं, उनके मन में ये संदेह बैठ गया है कि अमेरिका उनका साथी, साझीदार, सुरक्षा करने के मामले में उतना प्रतिबद्ध है कि नहीं। तो सऊदी अरब ने अपनी एक गारंटी पाकिस्तान से बना ली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, न्यूक्लियर आर्मामेंट है, और जो उसकी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
तो ये एक बड़ी उपलब्धि सऊदी अरब को इस लिहाज से मिल गई। फिर एक दूसरा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है पिछले हफ्ते ही कि 80 इस्लामिक देशों ने एक मीटिंग की और उसमें ये बात चली कि हमें नाटो जैसा एक सुरक्षा तंत्र बनाना चाहिए। अब वो देखिए, पाकिस्तान उसका मेन प्रोपोनेंट है, पाकिस्तान और तुर्की है, ये दो ज्यादा इसको फोर्स कर रहे हैं, और सऊदी अरब और ईरान है। तो ये एक नया गठजोड़ जो बन रहा है, ये एक और बड़ा सरदर्द बनने वाला है भारत के लिए। तो सऊदी अरब तो एक है, आपने कहा कि मोदी जी ने और भारत ने बड़ी कोशिशें की हैं मध्य पूर्व में। मध्य पूर्व में मोदी जी की कोशिशें दो स्तर की रही हैं। एक, मुझे क्या क्या वहां पर सम्मान मिल रहा है प्रचार के लिए, जहां जाते थे एक सम्मान ले लेते थे। दूसरा ये कि जहां जाते थे एक मंदिर बनवा देते थे। तो उनकी पूरी जो विदेश नीति डिप्लोमेसी थी, दो चीजों पर आधारित थी, एक मेरा प्रचार हो और दूसरा मेरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व, उसको मिक्स कर दिया। इसके अलावा कोई ठोस काम नहीं हुआ वहां, बल्कि रिश्ते बिगड़े ही हैं। इसके और आगे थोड़ा चलते हैं, चीन और अमेरिका की भूमिका इस पैक्ट में क्या हो सकती है। अमेरिका का रोल मैंने बताया कि कतर में हमले के बाद से सऊदी अरब थोड़ा सा निश्चिंतता उसकी कम हुई है कि अमेरिका क्या करेगा। तो अमेरिका आश्वस्त कर रहा होगा इन दोनों को मिलाकर, पाकिस्तान को भी और सऊदी अरब को भी। और चूंकि वो अब्राहम अकॉर्ड के लिए सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा था, तो इस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करके वो उस दिशा में भी उसको आगे ले जाएगा। और इधर चीन, जो कि मध्य पूर्व में अपने लिए रास्ता बना रहा है, उसी ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक तालमेल करवाया है, उनके बीच में रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो चीन की भी पॉलिटिक्स वहां चल रही है, डिप्लोमेसी चल रही है। तो आप देखिए कि तमाम महाशक्तियां और क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने स्तर पर मिडिल ईस्ट को कैसे नया रूप दे रही हैं, और उसमें पाकिस्तान किस तरह से फायदा उठा रहा है, भारत को क्या फायदा मिल रहा है। ये सवाल उठता है ना कि भारत क्या हासिल कर पा रहा है। पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, सऊदी अरब मजबूत हो रहा है, इस्लामिक देश अपने आप को संगठित कर रहे हैं, लेकिन भारत कहीं नहीं नजर आ रहा है। तो ये एक जो कहा ना कि बुर्ज खलीफा में अपने विज्ञापन देकर मोदी खुश हो रहे हैं, जन्मदिन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भारत का क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है।